गुड इवनिंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 748 है यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। उसमें भी एंशिएंट है, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 748 तक पहुँच सकते हो। 10,000 से ऊपर प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? अथर्ववेद में, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा इनमें? ऋग्वेद है। और परीक्षित को कुरुओं का राजा किसमें कहा गया है? जिसमें जादू टोना है, किसमें? अथर्ववेद में। संगीत सामवेद में, यज्ञ यजुर्वेद में। तो अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और अथर्ववेद में कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वामनावतार के 3 पदों के आख्यान का स्रोत निम्नलिखित में से किस वेद में है? वामनावतार के 3 पदों के आख्यान का स्रोत है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। तो वामनावतार के 3 पदों के आख्यान का जो प्राचीनतम स्रोत है वह ऋग्वेद में। बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद दुनिया की प्रथम पुस्तक और प्रथम धर्म ग्रंथ है। देखिए, वेद की बात करें तो वेद जो है ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति कहा गया वेद को। और सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद जो है पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है, इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। देखिए, पहले ऋग्वेद ही था, ठीक है। बाकी के वेद जो उसी से उत्पन्न हुए सब। पहले ऋग्वेद था और उसके कुछ श्लोकों को मिलाकर नए श्लोकों के साथ फिर सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और फिर अंत में रचना हुई अथर्ववेद की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है और वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। देखिए, ऊपर के एक्सप्लेनेशन में इतना तो पता चल गया कि भारत में सर्व प्राचीन धर्म वेद ही है, ठीक है। और वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना गया, ये भी सही है। तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता हैं महर्षि वेद व्यास। और वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। वेदांत हो गए, मीमांसा, साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस युग में हुई? बताइए। वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? गुप्त काल में हुई, गुप्त युग में। तो वेद हो गए, मीमांसा, साख्य, योग, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान नहीं है सॉरी, साख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 दर्शनों की स्पष्ट रूप से जो अभिव्यक्ति हुई वो गुप्त काल में हुई। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समय के हैं? कनिष्क के समकालीन कौन कौन है? वसुमित्र, बुद्धघोष, नागार्जुन, अश्वघोष। देखिए, एक चरक भी जो है कनिष्क के समकालीन है, अश्वघोष भी, नागार्जुन भी। वसुमित्र है कि नहीं है? वसुमित्र भी, अश्वघोष नहीं है, ठीक है। तो अश्वघोष से क्या एलिमिनेट हो जाता पूरा, जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, 2 3 4 ए हो जाएगा इसका आंसर। तो कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक और नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। बुद्धघोष का संबंध कनिष्क के समय से नहीं है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता कात्यायन की और कामसूत्र है वात्स्यायन की। तो गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल दोनों बातें सही हैं ये, और सी है इसका आंसर।
तो कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। क्या ये दोनों बातें सत्य हैं? बिल्कुल, ये दोनों बातें एकदम सत्य हैं। तो देखिए, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। आध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख जो है पढ़े नहीं जा सके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इनमें से किस अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है? रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी प्राप्त होती है कौन से अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख से। तो मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, और इस अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। बुलेट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ऐरण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, भीतरी से नहीं। गलत है पहला, दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला ही सही है। तो सातवाहन राजाओं का जो पूरा इतिहास है उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है। शासक की बात करें तो भानुगुप्त है। देखिए, भीतरी स्तंभ लेख से सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है सोहगोरा अभिलेख। अभिलेख या स्तंभ लेख एक ही बात है। तो सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है, और इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है कि कैसे संकट काल में जो है अपने खाद्यान्नों को सुरक्षित रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अलबरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, किताब उल हिंद बड़ी प्रसिद्ध रचना है, इंपॉर्टेंट है। तो अलबरूनी महमूद गजनवी या महमूद गजनी के साथ भारत आया था, और अरबी भाषा में लिखी गई उसकी एक कृति है, उसका नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भी कहते हैं उसको। इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न क्रमांक संख्या 12 पर आ जाइए। यूपीएससी तक में पूछा गया है यह प्रश्न। पंचायतन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, पंचायतन होता है मंदिर रचना की शैली, जिसमें एक मुख्य मंदिर बीच में होता है और 4 छोटे मंदिर यानी कि सहायक मंदिर कह सकते हैं, इसके चारों ओर होते हैं। तो पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो कंदरिया महादेव का मंदिर, भुवनेश्वर का ब्रह्मोश्वर मंदिर, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर, ये सब जो है पंचायतन शैली में निर्मित हैं। यानी एक मुख्य मंदिर बीच में होगा और 4 सहायक मंदिर इनके चारों ओर होंगे मुख्य मंदिर के। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, और यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, भाव चित्रात्मक है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो दोनों के दोनों सही हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है, उसको पढ़ नहीं सका आज तक कोई। ठीक है, यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति जो है दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, सिंधु सभ्यता के लोग लाल रंग से डिजाइन किए हुए
काली मिट्टी के बर्तन बनाते थे और सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कुछ बुलेट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सिंधु घाटी की सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के। जैसे कि समकोण सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थी और ये एक नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं है, ठीक है, याद रखना। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो काले बर्तन थे उनके, और उन काले बर्तनों पे लाल रंग का डिज़ाइन, सॉरी, वो जो बर्तन थे वो लाल रंग के थे, उन बर्तनों पे काले रंग का डिज़ाइन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ना कि काली मिट्टी के। गलत है स्टेटमेंट। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट है, तलवार से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। दूसरा वाला सही है। तो सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। घोड़े का भी ज्ञान नहीं था, घोड़े की हड्डियां मिली हैं शुद्धकोटता से, लेकिन जो जो था पक्का ज्ञान, एक तरह से साक्ष्य जो है वो नहीं है कि उनको पूरे घोड़े का ज्ञान था या लोहे का ज्ञान था, ठीक है। क्योंकि कांस्ययुगीन सभ्यता थी, कांसा, तांबा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। और नगरीय सभ्यता थी, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड स्टेटमेंट है। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़कों की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर ऐसा था उनका कि जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल था, मोहनजोदड़ो था? लोथल ही था, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ये भी मतलब यही करेक्ट है, पिछले बार में तो एक ही करेक्ट था, तो दोनों के दोनों सत्य हो गए। तो सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े मतलब पीछे की तरफ खुलते थे। केवल लोथल नगर उनका ऐसा था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। कहाँ पर है लोथल? वर्तमान में गुजरात में। बंदरगाह था उस समय का, आज भी बंदरगाह मतलब कोस्टल तो है ही। तो ये कुछ 15 प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।